ना शेल कवर द सेम पीरियड एज यूज बाय द मैनेजमेंट, बट कि 12 महीने से कम ना कम 12 महीने का लें उससे, इससे भी ज़्यादा लें बल्कि उससे जाके। ठीक है, समझ गए? आप उसे असेसमेंट मांगे, आपको 2 महीने की असेसमेंट दे देगा, 2 महीने में कोई नुकसान है। आपके नहीं 2 महीने नहीं, कम से कम 1 साल की तो दो यार, अगर आपको लगे उससे भी ज़्यादा मांगे। उन्हें पता है कि 2 महीने का मसला नहीं है, स्टेट बैंक का केस चल रहा है, बैंक चलते चलते 6 महीने लग जाएंगे और 6 महीने की असेसमेंट दे देंगे, हाँ 6 महीने तक कोई क्वेश्चन है नहीं, आप कहेंगे मुझे कम से कम 12 महीने की। ठीक है, तीसरा कहता है कि एजम्पशन मांगे होते, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं। अगर मैंने चौथे पॉइंट में कहता है अगर मैनेजमेंट लेस देन 12 मंथ की असेसमेंट की है, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट कि वो इसको क्या करें, हमें 12 मंथ की दें इसको। फिर देखिए मैनेजमेंट सारे फैक्टर्स लेनी है आखिरी पॉइंट में, वेदर और इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर के पास है सारी ले ली है इसने मैनेजमेंट ने यहाँ पे। समझ गए जी? याद रहेगा ये काम किसने करना है, मैनेजमेंट ने, ऑडिटर ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से करवाए काम। कोई मसला? जी चले आगे। अच्छा आगे हैं बियॉन्ड मैनेजमेंट असेसमेंट। ठीक है, कई दफ़ा मैंने कहा आपसे कहा कई दफ़ा आपको ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसे बिजनेस की नेचर होती है, आपको बियॉन्ड 12 मंथ जाना पड़ता है। तो मैनेजमेंट से अगर जाना पड़ा है, आपको लगता है कि इसकी असेसमेंट चेक करने के लिए 12 महीने से आगे जाना पड़ेगा, तो जाएँ हो सके हमें 3 साल की करके दें असेसमेंट, 2 साल की करके दें, 30 महीने करके दें। ठीक है, तो ये कहता है कि इंक्वायर मैनेजमेंट ऑफ इट्स नॉलेज ऑफ इवेंट्स बियॉन्ड, ठीक है 12 महीने तो आपने दे दी है, ठीक है 12 महीने में कोई कंसर्न है, लेकिन 18 महीने में क्या होगा, तो बियॉन्ड मैनेजमेंट उससे चले जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा आगे हैं रिमेन अलर्ट फॉर, आप क्या करें, बीइंग एन ऑडिटर रिमेन अलर्ट रहें कि कोई कंडीशन ऐसा हो सकती है 12 महीने के बाद जाके हिट कर दे आपकी गोइंग कंसर्न को। अभी 12 महीने में ठीक है, लेकिन 18वें महीने के इंस्टॉलमेंट आ रही है, उसकी पेमेंट है आपके पास, उसको पे कैसे करना है, उसका मार्कअप कैसे पे करना है। बैंक तो आपको घुसने नहीं देता, बैंक के अंदर बैंक का चौकीदार आपको ब्रांच में नहीं आने दे रहा। ठीक है, आप पब्लिक में जाते हैं ऑफर करने, लोग आपसे खरीदते नहीं है, शेयर आपका खरीदते नहीं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे इसमें, तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। क्लियर है जी? आगे हैं रिक्वेस्ट मैनेजमेंट कुड सी ऑल इवेंट्स। फोर्थ में कहता है अदर देन इंक्वायरी ऑडिटर डज नॉट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने इंक्वायरी करनी है ना, आप उसे पूछेंगे यार ये अगले 18 महीने में, ठीक है 12 महीने में आप गोइंग कंसर्न है, बिल्कुल ठीक, ये 18वें महीने पेमेंट आज क्या करना है। ये 18वें महीने जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी थी, आपकी 5 साल बाद आपकी प्लांट के नीचे के 5 साल बाद आप रिप्लेस करते हैं, 5वें 6 साल उसके रिप्लेसमेंट के पैसे हैं फिक्स एसेट्स की। आपकी पॉलिसी है 5 साल के बाद लोगों को नई गाड़ी देते हैं, पूरा फ्लीट खरीदते हैं, वो पैसे हैं उसके आपके पास, नहीं होंगे लोग छोड़ देंगे आपको। समझ गए? याद रहेगा। आप कहते हैं गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बैन लगा दिया, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बैन, आपको पता है ये स्टॉक पाकिस्तान में नहीं आना। आप कहते हैं नहीं मैं तो गोइंग कंसर्न, मेरे पास 2 महीने का सामान पड़ा, 6 महीने का सामान पड़ा मेरे पास, तो 6 महीने तक प्रोडक्शन कर लेंगे 7वें महीने। ठीक है, तो आप जो मैनेजमेंट असेसमेंट की उससे बियॉन्ड भी उससे इंक्वायरी कर सकते हैं। समझ नहीं आता। 9.2 का मैं समराइज करता हूँ। 9.2 पहले मैं कहता है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी गोइंग कंसर्न असेस करना। ठीक है, उसमें क्या देखना है, उसने ये 4-5 बुलेट लिखे हैं कि मैनेजमेंट की वैल्यू, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यूएट की कमी गोइंग कंसर्न है या नहीं है, कितनी देर में, फोर्सिबल फ्यूचर में। फोर्सिबल फ्यूचर 12 महीने है, आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। ठीक है, समझ। फिर देखिए मैनेजमेंट के असम्पशंस ठीक है, मैनेजमेंट ने सारी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फर्म कर लिया, और फिर अगला निचला पोर्शन है जो सब बुलेट है 4, इसमें लिखा कि आप बियॉन्ड मैनेजमेंट असेसमेंट भी जा सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, गोइंग कंसर्न असेस करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखेंगे कि 570 आप पे एप्लीकेबल है ना। आप देखें मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न असेस की है और गोइंग कंसर्न ठीक है, अगर गोइंग कंसर्न का यूज़ ठीक है, अगर गोइंग कंसर्न का यूज़ ठीक नहीं है, गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है, तो फिर देखिए मैनेजमेंट इसका अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दे रही है। समझ गए?
याद रहेगा जी। हम ये 9.3 से ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, इसमें कहता है ऑडिटर शैल आल्सो डिटरमिन वेदर मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी परफॉर्म प्रिलिमिनरी असेसमेंट, कि मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर ली है। अगर कर ली है, इफ सच असेसमेंट हैज बीन परफॉर्म्ड ऑडिटर शैल डिस्कस विद द मैनेजमेंट, कि देखेगा ये असेसमेंट ठीक है। अगर कर ली है, यही पढ़ा ना हमने कि मैनेजमेंट का काम है करना, तो आप उसे पूछे कर ली है, दिखाई कहाँ है, चेक करें, ये सारे फैक्टर्स देखें, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, सेकंड वर्ड में कहता है अगर नहीं की, इफ सच असेसमेंट हैज नॉट येट बीन परफॉर्म, तो क्या कहने मैनेजमेंट से कि भाईजान इसे असेसमेंट करके दें हमें। असेसमेंट का समझ गया ना क्या बात हो रही है, असेसमेंट क्या है, कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें, क्यों जी? क्या कहता है, इफ सच असेसमेंट हैज नॉट येट बीन परफॉर्म द ऑडिटर शैल डिस्कस विद द मैनेजमेंट। क्या डिस्कस करना है कि क्या बेसिस है गोइंग कंसर्न की, और इसी लाइन में कहते हैं एंड इंक्वायर वेदर इवेंट्स एंड कंडीशन, कैसे इवेंट कंडीशन तो नहीं ठीक है। सम अप कर रहा हूँ इसे मैं। पहले बुलेट में क्या कहता है कि मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया तो सब को चेक करें कि ठीक है, असेसमेंट अजम्पशंस ठीक है, सारा डेटा ले लिया, सारी इन्फॉर्मेशन ले लिए, सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर लिए, ठीक है, कर लिए वो। अच्छा, अगर असेसमेंट की नहीं तो पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि उनसे कि भाईजान असेसमेंट करें, दें हमें असेसमेंट, हमें चाहिए, हमारा प्रोसीजर है, हमने चेक करना है इसको। क्लियर हो गया, याद रहेगा। अच्छा, आगे आ जाएं 9.3 पे। 9.3 पे आने से पहले ना, 9.3 में वो ऑडिट प्रोसीजर जो हमने परफॉर्म करने हैं, 9.3 में वो क्या लिखा हुआ है, ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट कंडीशन आइडेंटिफाइड, आपको आइडेंटिफाई हो गया कि ये कंडीशन है जो हिट कर सकती है आपकी गोइंग कंसर्न को। ये कौन से इवेंट होंगे, ये कौन सी कंडीशन होंगी जब 9.2 में पढ़ गए हैं, ये पढ़िए ना, फाइनेंशियल फैक्टर, ऑपरेशनल फैक्टर, इनमें से कंडीशन आ गई है, आपको पता लग गया यार ये फैक्टर है जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न हिट हो सकती है, ठीक है। 9.3 के टाइटल पढ़ा हूँ मैं, एडिशनल प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशन आर, कौन से इवेंट और कंडीशन, ये लिखा हुआ है 256 पेज पे, एग्जाम्पल्स ऑफ सच इवेंट्स और कंडीशन। ये कंडीशन जो हाईलाइट हो जाएंगी, कोई इनमें से आइडेंटिफाई हो गई तो फिर ऑडिटर ने क्या करना है, समझ गए। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि मैनेजमेंट का काम है गोइंग कंसर्न को असेस करना, ठीक है, किसका काम है, मैनेजमेंट का। मैं 570 पे ब्रेक लगवा रहा हूँ थोड़ी सी, और आपको लेके आ रहा हूँ 700 पे। 700 किस चैप्टर में है, इसी चैप्टर में है, पेज 232 पे। ये फेमस सा पेज है ना हमारा 232। सॉरी 230। आगे ही 230 पे क्या आपके सामने खुला हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट है, एक सैंपल रिपोर्ट है, ऐसी है ना। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर पोर्शन कौन सा आ रहा है, आपका पहला पैराग्राफ आ रहा है ओपिनियन पैराग्राफ, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, बेसिस फॉर ओपिनियन, फिर मटेरियल सर्टेनिटी की बात करता है, एम्फेसिस मैटर की बात करता है, की ऑडिट मैटर्स की बात करता है, अदर इन्फॉर्मेशन की बात करता है। आगे आ जाए, आगे आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आ रहा है। इसमें 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, 3 लिखे हुए हैं ना। इसमें पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ता हूँ पैराग्राफ नंबर। ये कौन कह रहा है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन प्रिपेयरिंग द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द कंपनीज एबिलिटी टू एक्ट एज ए, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, असेस करे कंपनी की गोइंग कंसर्न को, समझ गए, कॉमा, उसके बाद क्या करे, डिस्क्लोजिंग, और डिस्क्लोज करना, क्या डिस्क्लोज करना, वेयर मैटर्स रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ठीक है, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड मैटर को डिस्क्लोज करना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिखे कि ये हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न है, ठीक है। Disclosing as applicable matters relating to going concern and using the going concern basis of the accounting, लिखे कि हम going concern basis में हैं, हमारी कंपनी going concern है, unless क्या है कि आप going concern नहीं है। going concern कैसे नहीं होंगे, उसने लिखा हुआ है unless management intends to liquidate the company,
मैनेजमेंट इंटेंशन की मैनेजमेंट हमने ये काम नहीं करना है। जैसे मैंने वो वीविंग मिल की एग्जांपल दी ना, वो कहते हैं मैं छल्ली बेच लूँगा, मैं शकरकंदी लगा लूँगा, मैंने वीविंग यूनिट नहीं चलाना, मैं सड़कें खोद दूँगा, मैं कोई और काम कर लूँगा, मैंने वीविंग यूनिट मैं कुछ और कर लूँगा, मैंने इंडस्ट्री अमेरिका से शिफ्ट नहीं करनी। मैनेजमेंट इंटेंस। ये कस्टमर ने आके गाली निकाल दी, कहता यार मैं ये गाली सुनने के लिए बिजनेस नहीं कर रहा, ये पकड़ो बिजनेस, पैसे पे करो, मैं रिटायर्ड लगा से गुजारता हूँ, मैंने नहीं काम करना। समझ गए? ये टैक्स ऑफिसर ने हैरेसमेंट किया आगे, मैं बिजनेस करने बैठा हूँ, मैं यहाँ से धमकियाँ लेने के लिए बैठा हूँ, कोई रीज़न, अनलेस मैनेजमेंट इधर इंटेंट्स टू लिक्विडेट, या तो कंपनी क्या कर रही है, मैनेजमेंट की इंटेंशन कि हमने बंद कर देना इसको, और हैज़ नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव। इंटेंशन तो नहीं बंद करने की, लेकिन अल्टरनेटिव कोई नहीं है। भाई जाकर इसको बेचेंगे तो इनको पे करेंगे, वो सर पे खड़े हुए हैं आपके, दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं आपके आगे, वो आपको सांस नहीं दे रहे, दोनों हाथों से गला दबाया हुआ, आपकी आंखें बाहर आएंगी, ठीक है, आपकी आंखें बाहर आएंगे। कहाँ चलानी कंपनी आपने? ठीक हो गया? तो आपके पास रियलिस्टिक ऑप्शन ही और कोई नहीं है बट टू डू सो। ये मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? ऑडिटर्स रिपोर्ट। मैंने 3-4 दिन के बाद फिर इस रिपोर्ट में लेके आना है आपको, आज से 2-3 दिन के बाद। तो मैंने फिर ये पोर्शन नहीं पढ़ाना आपको, ठीक है? क्या कहता है? इन प्रिपरेशन ऑफ द फ्रेंचाइज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द कंपनीज एबिलिटी टू एक्ट एज ए गोइंग कंसर्न। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डिस्क्लोजिंग एज एप्लीकेबल या एज अप्रोप्रिएट मैटर रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, अनलेस management either intends to liquidate or cease the company's operation or has no realistic alternative but to do so. समझ गए? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। अच्छा, निचला पोर्शन कौन सा है? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा हुआ है, पर सारी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है ना, लिखी हुई है ना। अच्छा, इसमें फोर्थ बुलेट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल, वी ऑल्सो। ऑडिटर कौन है? हम है ना ऑडिटर। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वी ऑल्सो। मैं फोर्थ लाइन पे आ रहा हूँ। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कंक्लूड करें ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चेक करें, ऊपर वाले पोर्शन में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गोइंग कंसर्न को असेस करना, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल किया है। आप देखें गोइंग कंसर्न उसने ठीक किया है असेसमेंट, कंक्लूजन दें अपना, उस पर कंक्लूड करेंगे मैनेजमेंट ने जो क्या कहते हैं, कंक्लूड ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस। ठीक है? किस बेस पे? बेस्ड अपॉन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। समझ आ रही है बातें? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी गोइंग कंसर्न को असेस करना शॉर्टली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस असेसमेंट को चेक करना कि वो ठीक है या नहीं। किस बेस पे? बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑब्टेन्ड। ठीक है? आगे कहते हैं वेदर अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट और इवेंट्स कंडीशन। ठीक है? फोर्थ लाइन में आ जाए। फोर्थ लाइन में इफ वी कंक्लूड, अगर हम कंक्लूड करें कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, वी आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द अटेंशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर आपको लगे कि ठीक है गोइंग कंसर्न तो ठीक है, गौर से मेरी बात सुने, हमें लगे गोइंग कंसर्न तो ठीक है आज, लेकिन एक मटेरियल अनसर्टेनिटी तलवार लटक दी आपके ऊपर, तो हमारा काम क्या है? मैनेजमेंट से इस तलवार का डिस्क्लोजर अकाउंट्स में दो, इस अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर अपनी रिपोर्ट में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो। क्योंकि गोइंग कंसर्न बड़ा मसला है ना। आप अगर उस पर अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे देंगे तो कोई उस पर डिसीजन कर बैठेगा, कोई लोन दे बैठेगा, कोई इन्वेस्टमेंट कर बैठेगा, कोई लीज अरेंजमेंट कर बैठेगा।
तो गोइंग कंसर्न का मसला है, तो अनसर्टेनिटी है, तो उसको क्या करें, डिस्क्लोज करें। समझ गए? उसको क्या करना है जी, डिस्क्लोज करना। ठीक हो गया? चलें आगे। अच्छा, अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोजर दे ना, एक अनसर्टेनिटी है, मैनेजमेंट डिस्क्लोजर दे ही नहीं रही, तो डिस्क्लोजर ना देना क्या है, मिसस्टेटमेंट। क्या है? तो मिसस्टेटमेंट उसका इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट क्या है इसका, प्रिवेसिव है नॉन प्रिवेसिव, जो भी होगा वैसे कर देंगे। कहता है इफ सच डिस्क्लोजर्स आर इनएडिक्वेट, थर्ड लास्ट लाइन लिखा हुआ है ना, इफ सच डिस्क्लोजर्स आर, तो आपने क्या करना है, टू मॉडिफाई आवर ओपिनियन। अब मॉडिफिकेशन क्या होती है आपने पढ़ी हुई है, समझ गए? सारी बातें लिंक हो रही हैं। आपका काम क्या है, टू मॉडिफाई ओपिनियन। फिर आगे कहता है आवर कंक्लूजन आर बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑब्टेन्ड अप टू द डेट ऑफ। हम जो कह रहे हैं ना कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है, किस बेस पे कह रहे हैं, उस एविडेंस की बेस पे जो हमने ऑडिटर्स रिपोर्ट की डेट तक लिया है। हम कोई आमिर बाबा नहीं है, कोई पीर साहब नहीं है, हमारे पास मौकल नहीं है। फ्यूचर में कोई इवेंट ऐसा हो जाए जो हो सकता है कंपनी गोइंग कंसर्न ना रहे, हम किस बेस पे बात कर रहे हैं, हम कोई गारंटी नहीं दे रहे। ठीक है, ये आखिर में बात करता है हाउएवर फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन में कॉज द कंपनी टू सीज द ऑपरेशन। फ्यूचर में कोई इवेंट हो सकता है, फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट जिसकी वजह से कंपनी गोइंग कंसर्न खराब हो जाए, गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनएप्रोप्रिएट हो जाए। हम किस वजह से बात कर रहे हैं, अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, जो हमने एविडेंस लिया उसकी बेस पे हम कह रहे हैं। फ्यूचर के इवेंट्स तो हमें नहीं पता, हमारे पास कोई मौकल नहीं है, कोई जिन नहीं हमने काबू किए हुए, कोई हम हाथ देख के लकीरें देख के चीफ सेक्रेटरी की बातें नहीं कर रहे। ठीक है, समझ गए जी? चले आगे। और मेरे साथ ये प्रैक्टिकल इवेंट हुआ, मेरे क्लाइंट था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका। हमने अक्टूबर में रिपोर्ट दी कंपनी से गोइंग कंसर्न, कंपनी से ऑडिट रिपोर्ट इशू की। एग्जैक्टली आफ्टर 1 या 1.5 मंथ वो कंपनी बंद हुई, क्योंकि उसका बड़ा कस्टमर था एक इटली में, वो गायब हो गया, मिला नहीं, आज तक नहीं मिला, कहाँ गया। उसके साथ पुराना बिजनेस था, ये एलसी निकलवाते थे, सिक्योर्ड काम नहीं कर रहे, अनसिक्योर्ड काम कर रहे थे, अगेंस्ट डॉक्यूमेंट गुड शिप करते थे। उस तक 8-10 कंटेनर को भिजवाए हुए थे, तो उस ज़माने में कोई 2-2.5 अरब रुपए के उसने रिसीव किए, बेचे, उसके बाद वो गायब हो गए, तो आए ही नहीं। यहाँ इन्होंने सारी रनिंग फाइनेंस, एक्सपोर्ट रनिंग फाइनेंस बैंक से लिया हुआ, बैंक से लोन लेके अनसिक्योर्ड डॉक्यूमेंट भिजवाए हुए थे, गुड्स भिजवाएंगे, वो गायब हो गए, वो मर गया, पता नहीं कहाँ गया। वो पैसे नहीं आए जब 1-2 महीने, स्टेट बैंक ने देखा, बैंक ने देखा, बैंक ने क्या कि जाके इनको गर्दन से पकड़ लिया। तो मैंने खुद अब अपनी आंखों से उनकी मशीनें, कबाड़ियों को देखा, तो काट के लेके जा रहे, गाड़ियाँ बिकी, घर बिकी, फुटपाथ पे आ गए। ये बंदा वो था जो मेरे ऑफिस मीटिंग करने आता था, पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते थे गन्स लेके। मैं कहता यार इनको बिठा दूँ, यहाँ पे कोई टैग नहीं करता, मुझे मैं परेशान हो जाता देखे, मेरे ऑफिस में क्या जरूरत है इसकी। तो बाद में वो बंदा अपने एक मुलाजिम के CD70 पे आता था बैठ, नहीं बैंक ने चूस लिया उसको, निचोड़ दिया पकड़ के, सारा कुछ लीज पे था, गाड़ियाँ फाइनेंसिंग पे थी, लैंड भी बिकी। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ। ट्राई पार्टी क्या होता है, बैंक ने बेचा किसी पार्टी को, इसके अकाउंट में पैसे आए इस क्लाइंट के, और वो उस पर लियन मार्क हुआ था। जैसे ही पैसे आए बैंक ने अपना लोन रिकवर कर ली, आप फारग, एसेट आपके बिके, इसको ठीक है, पैसे आपके अकाउंट में आए, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, बैंक ने पैसे रिकवर कर लिए अपने। वो प्राडो सी गाड़ी, प्लेन था अपना, फ्लाइंग का शौकीन था बंदा, चीफ से जाता था फ्लाइंग करने, प्लेन भी बिका, गाड़ियाँ बिकी, मतलब वो 70 पे आ गया इन अ मैटर ऑफ 45 डेज। अब मैंने पहले क्या कहा था, कंपनीज है, तो ये वो बात है कि हमको जिम्मेदारी
फ्यूचर में इवेंट्स हो सकते हैं ऐसे जिसकी वजह जो कंपनी गोइंग कंसर्न को हिट कर दें। समझ गए? वापस आ जाएंगे इस चैप्टर की। अब देखें ना, ये है इंटरकनेक्शन, ये है डिपेंडेंसी एक चैप्टर की दूसरे पे। पर हाँ मैं कह रहा हूँ 570 और कनेक्शन किससे है उसका? डायरेक्ट कनेक्शन 700 से। ये ऑडिट की ना एक लकीली अनलकीली एक इसकी फीचर है कि आपस में कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड्स की बहुत ज़्यादा। आप ये नहीं कह सकते मैंने 570 पढ़ लिया या 700 पढ़ लिया तो 700 उस वक्त समझ नहीं आएगा जब तक आपने 570, जब तक 560, जब तक 580 ना पढ़ाओ, नहीं कर सकते आप। ठीक है, याद रहेगा ये। अच्छा 9.3 हम पढ़ के ना आज हम ख़त्म कर देंगे। 9.4 से ऑनवर्ड फिर मुझे टाइम चाहिए, उसमें हम कुछ टाइम ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, 9.3 पे आ जाएं। एडिशनल प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशन आर, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं जब आपने ऐसे इवेंट्स और कंडीशन आपको मिलेंगे। आज 18 है, ठीक है, हमारे पास दिन भी कम है तो हमने थोड़ा गियर अप करना है, तो 5वां गियर लगाना है हमने थोड़ा सा। ठीक है, और सैटरडे को कोशिश करेंगे हम कोई लॉन्ग सेशंस करें, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है आप लोगों ने। उसको डिस्कस कर लेंगे कैसे करना है, क्या मॉडल लेके आना है हमने। ठीक है, अच्छा, ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस टू डिटरमिन वेदर और नॉट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। अब देखना है कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं गोइंग कंसर्न से रिलेटेड। अब अनसर्टेनिटी किस मैटर पे होगी? कोई ना कोई जो मैटर्स 9.2 में लिखे हुए हैं इनमें से कुछ ना कुछ होगा ना, और क्या हो जाने आता हूँ। ठीक है, तो क्या करना है? कहता है थ्रू एडिशनल, थर्ड लाइन में कहता है द ऑडिटर थ्रू एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, कुछ एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने। फॉलोइंग प्रोसीजर है, फॉलोइंग प्रोसीजर क्या करेंगे आप? अब एक इवेंट आ गया, अब मैनेजमेंट से कहीं गोइंग कंसर्न असेस करो, क्या मांगेंगे उसे? आगे मुझे फ्यूचर के कैश फ्लोज हो 3 साल के, 1 साल का, मुझे फ्यूचर के प्रोजेक्शंस दो, मुझे अपने लॉन्ग टर्म लोन के कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ जो रिन्यू हुए कि नहीं हुए। यही करेंगे ना, और क्या करेंगे उसे? जो मसला मुझे लेबर की दिखाओ, अवेलेबिलिटी कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लेबर के दिखाओ, स्टाफ चला गया हमारा, नया रिक्रूटमेंट वही दिखाओ मुझे कहाँ है, कौन बंदा है, कंपिटेंट बंदे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक, ये वही बातें करता है। पहले में कहता है एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग द कैश फ्लोस, प्रॉफिट्स एंड रेलेवेंट फोरकास्ट। क्या होता है? फ्यूचर का, आपके पिछले अगले 6 सालों में मुझे प्रॉफिट दिखाओ कितने होंगे, 6 सालों में कैश फ्लो दिखाओ मुझे। समझ गए? सेकंड पॉइंट, डिस्कसिंग द अवेलेबल लेटेस्ट इंटरिम। हमने क्या पढ़ा था? हम ऑडिट करते हैं 30 जून को, 30 जून को ईयर एंड करते हैं, ऑडिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने 120 दिन में रिपोर्ट देनी है ना, 120 दिन में एजीएम करनी है, ये आती है 28 अक्टूबर। इस दौरान फर्स्ट क्वार्टर एंड हो गया 30 सितंबर। तो इसको देख लें, इसमें क्या पोजीशन है, इसमें गोइंग कंसर्न का क्या। अगर इसमें गोइंग कंसर्न का मसला आ रहा है तो उसका मतलब ये मसला इधर भी होगा। समझ गए? आपको ऑडिट करने से पहले पहला क्वार्टर एंड हो रहा है। क्लियर हो गया? शक्लें क्यों बन गई अजीब सी? समझ आ गई बात? चलें थर्ड पॉइंट पे है, रीडिंग द टर्म ऑफ डिबेंचर। लॉन्ग टर्म लोन के कॉन्टेक्स्ट पढ़ लें। इंस्टॉलमेंट आ रही है ना, आपके पास पैसे हैं नहीं, आप क्या करेंगे? आप जाएंगे बैंक के पास, आप कहेंगे देखें मैं मांगने नहीं आया। क्या कहते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब? आपको लगेगा मैं मांगने आया, मांगने नहीं आया, मजबूरी है। ठीक है, अभी आप फिर थोड़ी को हाथ लगाएंगे, उसके घुटनों को हाथ लगाएंगे, ऐसे ही करेंगे। फिर क्या करेंगे? उसे यार ये इन्वेस्ट आपकी इंस्टॉलमेंट आ रही है ना, इसको यार 6 महीने पर लॉन्ग कर दो यार, वो बैंक के साथ आपका रीनेगोशिएशन एग्रीमेंट हो जाएगा। वो एग्रीमेंट उसे कहीं दिखाओ, मुझे दिखाओ एग्रीमेंट हुआ क्या नहीं, एक्सटेंशन तुम्हें मिली कि नहीं मिली। ठीक है, थर्ड ही हो गया। फोर्थ पे जाए, मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ होगा? बोर्ड मीटिंग में भाई इंस्टॉलमेंट आ रही क्या करना है, भाई लेबर चलेगी क्या करना है, भाई रॉ मटेरियल पे बैन लग गया क्या करना है, भाई स्टेट बैंक ने या रेगुलेटर ने हम पे बैन लगा दिया, फ्रेंचाइजर हमसे नाराज हो गया है। यही मसले डिस्कस होंगे ना। और क्या डिस्कस होता है बोर्ड मीटिंग में? यही होते हैं।
बिरयानी बनाने का तरीका तो डिस्कस नहीं करते वहाँ पर। चलें आगे जी, मेरे से पढ़ लेंगे। फोर्थ आए एंटिटी के लीगल काउंसिल से पूछ लें भाई आप इस केस को लेके चल रहे हैं, स्टेट बैंक ने एक बैंक यूनियन बैंक पे पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया है, आप इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, बताएं क्या बनेगा? ठीक है, समझ गए? तो वो आपको लीगल लेवल क्या बताएगा कि इनका प्रोग्राम जारी रहेगा या यही बताएगा, और क्या बताएगा लीगल लेवल? ठीक है, 5 पॉइंट रह जाए। परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर रेलेवेंट टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स। सब्सिक्वेंट इवेंट देखिए, कोई ऐसा इवेंट तो नहीं। सब्सिक्वेंट इवेंट कौन से हैं? अभी आप पढ़ गए हैं 560 में। कोई ऐसा कोई क्या इवेंट हुआ अगले यहाँ तक की डेट पे कि जो गोइंग कंसर्न को हिट कर देंगे? ठीक है, पता लगे यहाँ पे एक सब्सिक्वेंट इवेंट आग लगी है, नॉन रेस्टिंग इवेंट है, डिस्क्लोजर भी दे दिया है। ठीक है, क्या इस आग लगने से आज ये गोइंग कंसर्न है या नहीं है? आग लगी, कस्टमर को डिलीवरी नहीं कर सके, लॉस आ गया 700-800 मिलियन का, डिलीवरी नहीं कर सके, वो कस्टमर नाराज, कस्टमर छोड़ गया आपको, कस्टमर से पैसे नहीं आ रहे, क्रेडिटर्स को पे ऑफ नहीं कर सकेंगे, क्रेडिटर्स नाराज, मार्कअप नहीं पे कर, तो आग लगने से गोइंग कंसर्न हिट हो गई। अब पेपर में जब भी आग लगेगी तो आपने क्या करना है? फौरन चेक करनी गोइंग कंसर्न। ठीक है, याद रहेगा। पूरे हो सकता है क्वेश्चन में गोइंग कंसर्न का नाम भी ना हो, ये आपने सस करना है। एग्जामिनर चाहता है आपसे कि आप देखें यार कि बच्चे को पता है कि यार ये फैक्टर गोइंग कंसर्न को हिट कर सकता है, तो इतने आपने विजिलेंट हो गए, इतने अलर्ट होकर बैठना पेपर में। ठीक है, ये 2 चैप्टर हैं, गोइंग कंसर्न, रिलेटेड पार्टी और रिप्रेजेंटेशन लेटर, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे ये जितने ज़मीन से नीचे हैं उतनी ज़मीन से ऊपर भी हैं। ठीक है, एग्जामिनर से टफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा, आगे हैं कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस टर्म ऑफ कोई लॉन्ग टर्म लोन की फैसिलिटीज़, बोरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में कंफर्मेशन लेने, बैंक से पूछने कि आपने एक्सटेंड कर दिया इनको, आपको तरस आ गया इन पर। ठीक है ना, आपको कंपनी एग्रीमेंट देती है कि देखें जी मेरी 6 महीने में इंस्टॉलमेंट आ रही थी, मैंने जाके तरले मिलते किए हैं, मैं ज़बरदस्त तरीके से कर लेता हूँ, और करने के बाद मैंने क्या किया, इस पर 2 महीने की एक्सटेंशन करवा ली है, तो रीस्केड्यूलिंग करवा ली है, रीनिगोशिएशन कर ली है। ये तो आपको एग्रीमेंट दे रहा है वो, आप क्या करें इस एग्रीमेंट को? डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द रेलेवेंट, जो अगर लेंडर है ना उससे, फाइनेंसर से पूछ लें भी आपने दे दिया, कंफर्मेशन पड़ी है ना आपने। कंफर्मेशन का होती है डायरेक्ट और रिटर्न। और आखिरी बात क्या है? रिव्यूइंग द रिपोर्ट्स ऑफ रेगुलेटरी। ठीक हो गया, ये था गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड। गोइंग कंसर्न होती क्या है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने क्या करना है, कौन से इवेंट कंडीशन गोइंग कंसर्न को हिट कर सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और क्या आप इसे परफॉर्म करने हैं 9.3 में। अच्छा, अब गोइंग कंसर्न का 9.4 में ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन है, इस पर टाइम लगेगा, इसको हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।